कि भाई ये कानून गलत है। मेरी भी ये राय है कि ये सीए का कानून गलत है, एनआरसी का कानून गलत है। पर सवाल ये इसमें ये पैदा हो रहा है कि आज ये कानून ख़त्म होंगे क्या? आदाबर से आई न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं याहिया खान फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ, मेरा प्रोग्राम रूबरू लेकर। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारे मुल्क में, इंसाफ के मंदिर की गलियारों में जिस तरह के चर्चे, जिस तरह की बातें हो रही है, और हमारा जो इंसाफ देने की जो प्रक्रिया है या इंसाफ मांगने के लिए हमारे पास जो ढेरों केस पेंडिंग रखे हुए हैं, उनको लेकर के पहले ही हम लोग कहीं ना कहीं बहस करते रहते थे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह हमारा सबसे बड़ा इंसाफ का मंदिर, उस पर कुछ ऐसी आँच आई है, लोग उसके बारे में चर्चा करने लगे हैं। कई लोग जेलों में मौजूद है जो इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनको सालों से इंसाफ अभी तक नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग जाते ही उन्हें इंसाफ मिल जाता है। ये जो दो बातें हैं, उसको लेकर के हम आज हमारे शहर के मशहूर कानूनदा रज़ियुद्दीन नहरी साहब से हम बातचीत करेंगे, और वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा जो यूट्यूब चैनल जो है आई न्यूज़, उसका पहला ही इंटरव्यू मैं आपसे ले रहा हूँ। सर, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है लोकल यूट्यूब चैनल्स पर और मीडिया में और अखबारात में और गली कूचों में, उसको लेकर के आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट का सवाल है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सवाल है, ये लोग फैक्ट्स के हिसाब से जजमेंट देते हैं, ये लोग मेरिट्स के हिसाब से जजमेंट देते हैं, और इनसे पहले जजमेंट्स के जो नज़ायर रहते हैं, जो अथॉरिटीज़ रहते हैं या जो रूलिंग्स देते हैं, उसकी रोशनी में ये फैक्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। अब देखिए, जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाता है, या इसमें कैसा होता है कि डिवीज़न बेंच होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है और फुल बेंच भी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केस के कौन सा केस कौन से बेंच के सामने जाएगा, आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 227 है, और भी बहुत से ऐसे आर्टिकल्स है जिसमें जो है तो केसेस होते हैं। कुछ अपील्स भी रहते हैं, कुछ स्पेशल लीव पिटिशंस भी रहते हैं। तो ये जो है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केस, ये फैक्ट्स का एप्रिसिएशन जो होता है और फैक्ट्स और लॉ को मिला के एक जजमेंट आता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, अब आमतौर से जो क्रिटिसिज्म जो आजकल हो रहा है, वो क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि भाई ये कहीं कुछ फेवरेटिज्म तो नहीं है, या कहीं कुछ फेस रीडिंग तो नहीं है, या कुछ ऐसे मसले सामने आ रहे हैं। पर मैं आपसे ये कहूँगा कि कैसा है, देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट एक अलग चीज़ है, मीडिया एक अलग चीज़ है, जुडिशरी एक अलग चीज़ है, और एग्जीक्यूटिव एक अलग चीज़ है। जी सर, आप उनको डिफरेंस बचाने की कोशिश करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ही जब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहते हैं कि हमारे ये कोर्ट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नहीं, देखिए कैसा है, ये मैं सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस सामने आए हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उनका ये कहने का मतलब ये था कि थोड़े बहुत जो इर्रेगुलरिटीज़ जो हुए हैं, वो इर्रेगुलरिटीज़ के बारे में लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो जुडिशल सिस्टम जो है और जुडिशरी जो हाईएस्ट कैडर है, तो ये जुडिशरी को लोग आज भी इंडिया में मानते हैं। और ये जुडिशरी, जहाँ तक हमारा जो वकीलों का प्रोफेशन है और जजेस का प्रोफेशन है, देखिए ये प्रोफेशन में, अब देखिए मैं हूँ, अब मैं अगर जज बन के बैठा तो इंटरप्रिटेशन में मैं मेरी सलाहियत के हिसाब से जाऊँगा, आप इंटरप्रिटेशन के लिए बैठे तो आप आपकी सलाहियत के हिसाब से जाएंगे। तो जहाँ पे इंटरप्रिटेशन का सवाल आ जाता है, तो हो सकता है वो चीज़ को मैं एग्री कर रहा हूँ, आप एग्री नहीं करेंगे। तो अमूमन क्या होता है कि जब दो जज बैठे हैं और एग्री नहीं होते हैं और उनका डिस्प्यूट आ जाता है, तो फिर वो लार्जर बेंच को रिफ़र होता है। तो ये जो चीज़ है ना, कि इसमें कभी क्या होता है, किसी का इंटरेस्ट मार खाता है, कोई पॉलिटिकल लीडर का इंटरेस्ट मार खाता है, या कोई मीडिया का इंटरेस्ट मार खाता है, या कोई पब्लिक इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मार खाता है। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि हल्ला बल्ला शुरू हो जाता है कि भाई ये जज ऐसा है, फलां जज ऐसा है, फलां जज ऐसा है। देखिए, जुडिशरी में भी इंसानी है।
जुडिशरी में भी गलतियाँ होती इंसान है। ये सारी बातें सर शुरू हुई अर्नब गोस्वामी को लेकर के। अर्नब गोस्वामी को जिस तरह एक नहीं दो मरतबा उनको ले लिया गया, इमीडिएट उनकी सुनवाई की गई। ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो बहुत सारे ज़ईफ़ लोग हैं जिन्हें जो है तो नागरिकता के उसूलों से हटकर जेल में रखा गया, जिन्हें एक एक्स्ट्रा लेने के लिए 20 दिन का टाइम मांगना पड़ता है, और कई लोग तो ऐसे हैं जो बिस्तर पर सब कुछ परेशान हाल पड़े हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। देखिए अभी हमारी जो जुडिशल मशीनरी है, अब जुडिशल मशीनरी का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है, हम समझिए, आप ये समझ के चलिए कि मैं एक क्लाइंट हूँ, एक क्लाइंट की हैसियत से मैं एक वकील के पास जाता हूँ। तो इसमें होता क्या है कि कुछ एडवोकेट्स ऐसे रहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहती है, और ऐसे एडवोकेट जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहती है, और लाजमी बात है कि भाई उनका प्रोफेशनल लेवल ज़रा हाई रहता है। जब प्रोफेशनल लेवल हाई रहता है तो उनकी फ़ीस भी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे मसला क्या आ जाता है, अब मैं एक गरीब क्लाइंट हूँ, मैं उतने पैसे मैं नहीं दे सकता हूँ। जब मैं उतने पैसे नहीं दे सकता, उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो होता क्या है, मैं वकील लगाया हुआ हूँ, मेरा वकील पुटअप भी कर रहा है, मेरा वकील सबमिशंस भी कर रहा है, और उसमें होता क्या है उसके अंदर कि वो एक जो क्या बोलेंगे आपको इम्प्रेशन फैक्टर जो रहता है, एक एडवोकेट का जो इम्प्रेशन जो रहता है, इमेज जो रहती है, वो इमेज का भी इस प्रोफेशन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि एडवोकेट का एक्सप्रेशन, एडवोकेट का इमेज जब हम जज के सामने खड़े रहते हैं तो वो बहुत काउंट करता है। और उसके वजह से भी जो, अगर समझो मैं किसी जज के सामने खड़े हुआ और मेरे साथ कोई जूनियर भी एक खड़े हुआ, अगर मैं 4 लफ्ज़ बोलूँगा तो उसके समझ में बात आ भी जाती है, पर मेरा जूनियर कोई बाजू खड़ा है, उन्हें 1 घंटा भी अगर उन्होंने आर्ग्यूमेंट करा तो वो सुनता फिर उसके बाद ऐसी पोजीशन आती है, हाँ ठीक है, योर आर्ग्यूमेंट इज ओवर, वी आर रिजर्विंग द मैटर फॉर जजमेंट। तो कपिल सिब्बल भी एक बड़ा वकील है। नहीं, वही आपसे मैं कह रहा हूँ कि क्या हो जाता है कि आप ये एडवोकेट्स का प्रोफेशन के छोड़ दीजिए, आप हर प्रोफेशन में जाइए, मेडिकल प्रोफेशन में जाइए, किसी भी प्रोफेशन में जाइए, एक हम लोग जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके जी जान से मेहनत करके हम लोग जब ऊपर आते हैं, उसका फल हमको भी तो मिलना चाहिए ना। और ऐसा एडवोकेट अगर मैं क्लाइंट पैसे दे सकता है, उसको अफोर्ड कर सकता है तो अफोर्ड करता, और अफोर्ड करके फिर वो वकील लगाता और फिर उन्हें कोर्ट में जाता, तो लाजमी बात है कि भाई थोड़ा बहुत डिफरेंस फैक्टर तो कहीं आने वाला है। आप डिफेंस कर रहे हैं। सब उसको क्या हो जाता है कि मीडिया क्रिटिसिज्म में चले जाती, आम आदमी भी क्रिटिसिज्म में चले जाता, मगर आप ये जो प्रोफेशनल के जो उसको क्या बोलेंगे, एक हैजार्ड्स बोलो या प्रोफेशनल के जो एक अप एंड डाउन्स जो रहते हैं, उसको भी हमने दिमाग में रखना चाहिए कि हमारी मेहनत से हम आगे बढ़े। कोई अच्छा वकील आता है तो क्रिटिसिज्म नहीं होना सर। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इंसाफ का इंतज़ार है, और हर गरीब आदमी बड़ा वकील नहीं कर सकता जो इम्प्रेशन खड़े कर सकता है उस बात को। और इस मुल्क में जहाँ हमारे समाज में नफ़रतों ने अपने एक दायरे बना दिए हैं, नफ़रतें दिलों में बसा दी गई है या बसा ली गई है, जहाँ पर मोहब्बतें होना चाहिए था। ऐसे माहौल में जब गरीब आदमी इंसाफ लेने जाता है तो पहले तो देरी होती है, और उसके ऊपर ये जो कोविड-19 की वजह से और भी मुश्किलात पैदा हो गई। तो आपको क्या लगता है कि अब ये जो सिस्टम है हमारा जो इंसाफ देने का, वो किस तरह बेहतर हो सकता है आपकी नज़रों में? आज हम लोग फास्ट काम कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। क़ानून दो टाइप का क़ानून है। एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ में जो है पूरा हम कोर्ट में कैसा काम करना चाहिए, ये पूरा प्रोसीजर लेट डाउन किया हुआ है। तो होता क्या है कि जब हम प्रोसीजरल लॉ के थ्रू हम कोर्ट में अप्रोच होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोसीजर को यानी जिस ढंग से पुटअप किया गया है, आज भी हम लोग जो ब्रिटिशर्स ने जो CPC किए हैं लॉ, उसको यूज़ करते हैं। CRPC हम वही यूज़ करते हैं, एविडेंस एक्ट हम वही यूज़ करते हैं। थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स है, चेंजेस है, मगर जहाँ तक प्रोसीजर का सवाल है, वो प्रोसीजर को हम बाईपास नहीं कर सकते। अगर हम प्रोसीजर को बाईपास करने की कोशिश करेंगे तो प्रोसीजर के जो टेक्निकल डिफेक्ट्स आते हैं, वो टेक्निकल डिफेक्ट्स हमारे क्लाइंट के ख़िलाफ़ जाते हैं। तो हम कोशिश क्या कर सकते हैं, हम उसमें ये करते हैं कि भाई ये एक प्रोसीजर का एक पर्टिकुलर इसका काम करने का तरीका है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम इतना ही करेंगे भाई इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम स्किप ओवर कर सकते हैं। उसको स्किप ओवर करके क्या है, हम उसको स्पीड अप करने के लिए जाते हैं। मगर आज का जो क़ानून है, ये क़ानून में ये बात तो सही है कि थोड़ा टाइम लगता है,
और ये अब पहले की पोजीशन ऐसी थी कि 10-10 साल 15-15 साल लगते थे कोई जजमेंट आने के लिए, मगर आज अल्लाह का फजल है पहले के मुकाबले में पहले फास्ट के हुआ। मुकाबले में 3 साल 4 साल में भी जजमेंट आ जाता है। और आप ये एक बड़ा अच्छा एटीट्यूड और अभी एक अच्छा अप्रोच शुरू हुआ है, जैसा फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू हुए, उसके बाद आपके देखिए ये मीडिएशन कोड भी चालू हुआ है इसमें अंदर, और उसके बाद फिर ये लोक अदालत भी है इसमें, और फिर उसके बाद आप परमानेंट लोक अदालत भी है। तो ये जो प्रोसीजर में जो चेंजेस जो आ रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस हो रहे हैं, और इसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है। और काफ़ी केसेस क्या होता है कि आप समझो एक कोर्ट में क्या किया उन्होंने, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट किया या मीडिएशन का कोर्ट किए या लोक अदालत किए, तो एक पर्टिकुलर केसेस लेते हैं वहाँ उस दिन रखते हैं और वो केसेस का उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके ये करके जजमेंट्स होता है। तो देर आर सम चेंजेस, ऐसी बात नहीं है कि वी आर नॉट ऑन द डेडलाइन, देर आर सम चेंजेस विच आर देयर, बट स्टिल देर इज़ मच स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। ये मेरा ऐसा ओपिनियन है कि इसमें कहीं ना कहीं और थोड़ा वैसा अमेंडमेंट्स आ रहे हैं लॉ में, सब चीज़ आ रहे हैं, मगर थोड़ा थोड़ा प्रोसीजरल लॉ में और कहीं अमेंडमेंट की या चेंजेस की ज़रूरत है थोड़ा फास्ट ट्रैक करने के लिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। वक्त के साथ साथ हो सकता है। सर ये वकालत से निकल कर अगर हम क्योंकि माइनॉरिटी के आवाज़ देता है ये चैनल, तो हम माइनॉरिटी की बात करते हैं। जिस तरह का माहौल हमारे मुल्क में है, सियासी माहौल, वहाँ पर एक समाज जो मुस्लिम समाज है, उस समाज को लेकर के काफ़ी सारी बातें हुआ करती है, और आप सभी जानते हैं हम लोग, और कई नाइंसाफ़ियाँ ऐसी है कि देखने में आई है मुस्लिम को लोगों को लेकर, और यहाँ पर सियासत में भी दरारें पड़ गई है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान को सियासत ने भी बांट रखा है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आपकी सियासत पर भी गहरी नज़र है, कि इस मुल्क में जहाँ इस तरह के हालात है वहाँ पर एक मुसलमानों की अलग सियासी जमात होना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो वो कैसी होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक के पॉलिटिक्स का सवाल है, खैर मैं पॉलिटिक्स में तो कभी था भी नहीं और इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो कभी आऊँगा भी नहीं पॉलिटिक्स में, मगर पॉलिटिक्स की मेरी रीडिंग है और मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ को सब मैं देखते रहता हूँ, सुनते भी रहता हूँ और पढ़ते भी रहता हूँ। देखिए, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, बराबर। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में तो हर वक्त टकराव होगा। आप ये समझ के चलिए कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में टकराव होना है। और जहाँ पे हमारा जो मुल्क है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है ये कॉस्मोपॉलिटन मुल्क है, क्योंकि सब यानी वो बोलते हैं ना कि कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये जो कंसेप्ट है यूनिटी और डाइवर्सिटी की, ये कंसेप्ट को एक जगह करने के लिए बहुत एक टैलेंट की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताऊँ, जाता है मैं देखिए, अब जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, अब मेरी रीडिंग है, भले ये लोग मेरा ये इंटरव्यू सुन के बुरा माने या क्या माने पता नहीं, मेरी ये रीडिंग है कि हम मुसलमान जोश से काम लेते हैं, होश से काम नहीं लेते हैं। अब किसी ने हमको बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, तो हम उसके जो रिपरकशंस है या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, हम 4 साइड से नहीं सोचते। हम ये सोचते कि अरे इसने ऐसा काहे को बोला। अरे भाई, आप कुरान और हदीस की रोशनी में भी अगर आप गए, अगर आपने कभी तर्जुमे से कुरान पढ़े या हदीस को भी आप चैन से फॉलो किए, तो उसमें दरगुजर ज़्यादा अहमियत है। ये दरगुजर की जो चीज़ है ना, हम बीच का रास्ता जो है ना, हम उसको छोड़ चुके हैं। हम सीधा जोश में आ जाते हैं, हम होश की बात ही नहीं करते। और जहाँ पे जोश आएगा तो वहाँ पे टकराव होगा, और हमको अगर टकराव को अवॉइड करना है तो हमको होश से काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या होती है कि हमारे आपस के जो लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हमारे आपस के जो लोग हैं, हम माइनॉरिटी के अंदर एक कुएं की मेंढक के जैसे हैं, और हमारे अतराफ़ के जितने भी लोग हैं ये हमारे डिफेक्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। जोशीलेपन का जो डिफेक्ट है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, हमको जोश में लाते हैं। और जोश में लाने के बाद क्या होता है कि हम जोश में, हमारा ना दिमाग पे कंट्रोल रहता, ना किसी चीज़ पे कंट्रोल रहता, जो दिल में आया वो हम बिल्कुल बोलते चले जाते हैं, और वहाँ पे हम मार खाते हैं। फिर उस चीज़ का फ़ायदा होता है उनको, और फ़ायदा होने के बाद अभी इसमें कैसा है, देखिए ट्रांसपेरेंसी फैक्टर जो है, हमें ट्रांसपेरेंट होना है। ट्रांसपेरेंट से मेरा मतलब ये है कि हम एक ही कुएं में की मेंढक रहेंगे तो ये हमारा अप्रोच गलत है। हमको दूसरे लोगों कम्युनिटीज़ में मिक्सअप होना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ स्टडी करना चाहिए, उनके साथ घुल मिलना चाहिए, ताकि हमको ये समझ में आए कि उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है। वो लोग हमसे क्या चाहते हैं, हाँ, हम क्या चाहते हैं, वो किस लेवल पे हैं और हम किस लेवल पे हैं। जब तक हम ये कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे, जिसको कहा जाता है म्यूचुअल टॉलरेंस, ये म्यूचुअल टॉलरेंस का जो कंसेप्ट है ना, ये म्यूचुअल टॉलरेंस का कंसेप्ट विल कम इन टू पिक्चर इफ़ यू मिक्स अप विद दोज पर्टिकुलर अदर पर्सन्स ऑफ द कम्युनिटी। उनको रीड करें कि भाई उनमें क्या क्वालिटीज़ है और हमारे में क्या डिफेक्ट्स है। तो अगर हम उसको कवर अप करने की कोशिश करें
तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आपका दूसरा जो पॉइंट था कि भाई अब कैसी जमात होनी चाहिए? हाँ, अब दूसरा जो आपका पॉइंट था कि भाई हमारी कोई मुस्लिम जमात कोई पॉलिटिक्स में आना चाहिए या कैसी आना चाहिए, तो मैं आपको एक ही बात मैं कहूँगा कि हम अगर अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी ओनली एंड ओनली मुस्लिम बोल के अगर हम चलेंगे, अगर हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है और पॉलिटिकल पार्टी एक ही आइडेंटिटी लेके चलती है कि हम सिर्फ मुसलमानों के हैं, तो गलत बात है। हिंदुस्तान में ये चीज़ नामुमकिन है। नुकसान होगा उससे। हिंदुस्तान में ये चीज़ नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए है कि जो एक आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट है मेजॉरिटी कम्युनिटी का और माइनॉरिटी कम्युनिटी का, उसमें और डिफरेंस आना चालू हो जाएगा। डिफरेंस ये होगा कि फिर सीधा कास्टिज्म पे चले जाएंगे, और थोड़ा बहुत कास्टिज्म आ चुका है, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से कास्टिज्म आ चुका है। एक रीज़न है मुस्लिम जमात के पास जो अभी ऑलरेडी सियासत में है कि जब वो लोग इस तरह करते तो हम क्यों ना करें। देखिए उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हम ये सोचें कि जब वो लोग करते हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली पोजीशन क्या आएगी कि आप माइनॉरिटी हैं, अल्टीमेटली पोजीशन ये है कि वो मेजॉरिटी में है, ये तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते। तो हमें एक ऐसी जमात चाहिए कि जो हिंदुस्तान को एक ट्रांसपेरेंट रास्ता बताए। देखिए भले मैंने मान लिया कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी जो आइडियोलॉजी है, उसकी आइडियोलॉजी यही है कि हमको अच्छे खराब बताना और उनको अच्छे बताना, मगर उसका जो तोड़ है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने जो भी कुरान पढ़ा हूँ या जो भी हदीस मैंने पढ़ा हूँ, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह का फजल है, तर्जुमे के साथ पढ़ता हूँ फजर के बाद। तो देखिए जब मदीने में जब हुजूर हिजरत करके गए और वहाँ पे हुकूमत कायम हुई, तो वहाँ पे ज्यूज़ भी थे, वहाँ पे हिंदू लोग भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सब थे। तो क्या मेजॉरिटी हमारी थी? तो क्या उन पे जुल्म हुआ? उन पे जुल्म नहीं हुआ। उनको उनके तरीक़े से रहने दिया गया, उनको हर तरीक़े से उनके अमाल उनके वैसे रहे, उनको वह सब करने दिया। सिर्फ क्या हुआ कि भाई टैक्स लगा दिए। तो ये जो एक हमारे पास एक रास्ता है, हम भले वो माने या ना माने। देखिए कट्टरवादी लोग तो हर जगह रहते हैं, पर कट्टरवादी लोगों में भी एक कहीं ना कहीं एक ऐसी कौम आती है। हाँ, मेरा सवाल वही है सर कि जो डेमोक्रेसी को जो लिबरल है वो लोगों के लिए आज बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया कि हम लोग किधर जाए, राइट में जाए लेफ्ट में जाए। तो देखिए अब इसमें कैसा होता है कि जहाँ तक कट्टरवादी लोग हैं, हमारे में भी कट्टरवादी है, उनमें भी कट्टरवादी लोग हैं, तो ये एक मसला जो है यहाँ पे क्या हो जाता है कि पॉलिटिकल गेन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए क्या हो जाता है कि हेटरेट को और फैलाया जाता। तो अब बेसिकली जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है कि भाई ये हेटरेट को हम कैसा ख़त्म करें, और आज के हालात में ये हेटरेट ख़त्म हो सकता है क्या, एक बात, और दूसरी ये कि म्यूचुअल टॉलरेंस का कंसेप्ट आ सकता है क्या। ये तीन चीज़ें अगर हिंदुस्तान में होती है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग खुशकिस्मत है, और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी जो हम बोलते हैं, ऐसी डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं हो सकती। इसलिए हमारे जो लीडर्स है, हमारे लीडर्स ने कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए, और उनको भी ये बात समझाना चाहिए कि भाई ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। यानी अलग अपना एक जमात बनाकर हम लोग ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं हो सकते। सर ये आखिरी सवाल है कि NRC को लेकर के जो नया कानून आने वाला है, और जो बाकी जो उसके साथ में जो कानून लगे हैं, उसको लेकर के काफ़ी माइनॉरिटी के लोग परेशान हैं, और अपने अपने तरीके से वो अपने बाप दादा क्या पेपर वगैरह जमा करने लगे हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए जहाँ तक ये NRC का और CAA का सवाल है, आपको पता होगा कि मैंने एक लेक्चर भी रखा था मेरा, उसमें पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको दिया था। देखिए उसमें सबसे बड़ा जो मसला जो खड़े हुआ वो 2003 से खड़े हुआ। 2003 में जो अमेंडमेंट आए सिटीज़नशिप एक्ट में, उस सिटीज़नशिप एक्ट में जो अमेंडमेंट्स है, वो अमेंडमेंट के बेसिस पे ये मसला खड़ा हुआ, और उसके बाद ये रूल्स जो बने हैं, ये रूल्स हुए हैं। देखिए इसका दो चीज़ें हैं, अगर हम इसको नेगेटिव अंदाज से भी देख सकते हैं, हम इसको पॉजिटिव अंदाज से भी देख सकते हैं। पॉजिटिव अंदाज से अगर हम देखें तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास पूरे पेपर हमारे सेटराइट हो जाते। हम इसको ऐसा अगर सोचते हैं कि भाई ये पूरे हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेटराइट करने का हमको चांस मिल रहा है, ठीक है ना, हम उसको ऑब्जेक्शन लें, वी कैन टेक द ऑब्जेक्शन, वी कैन प्रोटेस्ट इट, वी कैन डू एवरीथिंग कि भाई ये कानून गलत है। मेरी भी ये राय है कि ये CAA का कानून गलत है, NRC का कानून गलत है। बट सवाल ये इसमें ये पैदा हो रहा है कि आज ये कानून ख़त्म होंगे क्या?
मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है एज एन एडवोकेट कि भाई ये CAA और NRC का जो कानून है ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जज एक प्रोसीडिंग पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस पेंडिंग है, और जहाँ तक आसाम का सवाल है, आसाम का भी एक जजमेंट आ चुका है। वो जजमेंट के रेफरेंस में अगर वो उसमें गाइडलाइंस जो देखे हैं, वो गाइडलाइंस के हिसाब से मेरा ऐसा ओपिनियन है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट CAA रहना, NRC रहना, ऐसा आएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो कानून ख़त्म नहीं हो सकता है तो उसमें मसला ये है कि भाई हम पॉजिटिव तरीके से हम हमारी तैयारी तो करके रख ले सकते हैं। ठीक है, तकलीफ़ सबको होने वाली है, तकलीफ़ उनको भी होने वाली है, तकलीफ़ हमको भी होने वाली है, तकलीफ़ सबको होने वाली है। ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम्स को टारगेट किया गया है, हर कम्युनिटी के लोग इसके अंदर परेशान रहने वाले हैं। फिर आसाम में देखिए 15 लाख लोग, इतने लोग जो है तो वो क्या बोलते हैं उसको, सेंटर्स कौन से बोलते हैं ना, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स या कुछ सेंटर्स है, उसमें वहाँ पे वो लोग हैं। तो ये मसला ये है कि इसको हम लड़ें, हम इसको ऑब्जेक्शन लें कि कानून बराबर नहीं है, हम बिल्कुल लड़ें कानूनी तरीके से, हम जितना इसको सब कर सकते हैं, पर इसको टोटली हम जो एक नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं, लड़ते लड़ते हमको हमारी तैयारी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमको उसको फेस भी करना है। भाई फेस करने के लिए आपके पास कुछ नहीं रहेगा और ऑन द स्पॉट आपके पास सब आंग पे आ जाएगा तो आपकी पोजीशन तो और भी ख़राब होनी है। तो हमें उसको पॉजिटिव भी लेना है, हमारी तैयारियां भी करके रखना है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, और डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हो सकता है उसमें मैंने काफ़ी स्टडी कर चुका हूँ, अभी वक्त नहीं है डिटेल में जाने के लिए। हम आपका स्पेशल खाली एक प्रोग्राम उस पर ही मेरे पास पूरा बुकलेट से पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाला हूँ, एक एक चीज़ की मैंने स्टडी कर चुका हूँ कि किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, तो वो एक अलग पार्ट हो गया। मगर हम इसको ऑब्जेक्शन लें, जितना उसको लड़ सकते हैं उसको लड़ें, मगर लड़ने के साथ साथ हम लोगों को ये भी समझाएं कि भाई आप ये चीज़ें सब आप करके रखिए, तो हमारा उसके अंदर हमारे कम से कम लोग इफ़ेक्टेड होंगे। हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, हमारा एम ये होना चाहिए कि कम से कम लोग उसमें इफ़ेक्टेड हो। जी सर, ये थे नहरी साहब जिनसे हमने गुफ्तगू की, और ये एक मुख्तसर सा प्रोग्राम था। हम काफ़ी सारी बातें उनसे करना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम एक ऐसा एक प्रोग्राम रखेंगे जहाँ पर NRC के ताल्लुक से एक डिटेल खाली उसी बात पर चर्चा होंगी। जैसे कि हमने कहा है कि आई न्यूज़ के इस यूट्यूब चैनल को आप लोग देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक कीजिए, और आने वाले वक्तों में हम ऐसे ही किसी मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। और नहरी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें वक्त दिया उसके लिए। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और मेरे थॉट्स कन्वे करने का मुझे एक चांस दिया। मैं खुशी तो है मुझे, मगर खुशी इस बात की ज़्यादा होंगी कि जब ये जो याया साहब ने CAA और NRC का जो मसला छेड़ा है, इस मसले पे अगर मैं गाइड कर सकूं तो मुझे ज़्यादा खुशी होंगी, क्योंकि हमारे लोग काफ़ी अनपढ़ हैं। तो अनपढ़ लोगों को सबसे बड़ा ये मसला खड़े हो रहा है, तो अगर हम उनको कुछ गाइड कर सकें या कुछ हम कर सकें आपके चैनल के ज़रिए, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और उस ताल्लुक़ से आपने मुझे कभी मौका दिया कि उसको और अच्छा क्लियर करके बोलने का, तो मैं और ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा आपका। इंशाल्लाह हमारे इस चैनल की तरफ से हम लोग बहुत जल्द एक मीटिंग अरेंज करते हैं, एक सेमिनार रखते हैं जहां पर सिर्फ NRC और CAA के ताल्लुक से बातचीत की जाएंगी और लोगों तक इसका नॉलेज पहुंचाया जाएगा और लोगों को किस तरह की एहतियात करना है वो भी बताई जाएंगी। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।